तो हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एटॉमिक थ्योरीज। ये बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये जो हमारे क्लास 9 साइंस के दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन दोनों ही चैप्टर्स में जितनी भी एटॉमिक थ्योरीज, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात की गई है, मैं उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करूंगा और एज अ स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एट प्रेजेंट। यानी कि इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे मॉडल्स के बाद एटम का स्ट्रक्चर आज के दिन में कैसा दिखता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, सर्कुलर शेप में गोल मटोल। तो इसके बारे में क्या क्या बताया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो एटम इज इन स्फेरिकल शेप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम गोल होता है, ये गोल मटोल, और इट हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेड में, ग्रीन में, येलो में, ये सभी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, ये देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटॉन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेड में प्लस वाला, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि सभी ने पढ़ा होगा। और न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता जिसका, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ये ग्रीन में आप देख सकते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, ये देखिए येलो में माइनस। तो ये हमने देखा एटम का आज का स्ट्रक्चर। तो अब हम टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और जाएंगे पास्ट में, जब एटम से रिलेटेड पहली थ्योरी आई थी। तो वो आई थी 1810 में, और वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जी हाँ, तो ये थे महाशय डाल्टन, जिन्होंने पहला कंप्लीट अटेम्प्ट किया था एटम के बारे में सब कुछ बताने का। तो इनके हिसाब से क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, इनकी थ्योरी के हिसाब से ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम। तो इन्होंने बताया था दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं, हम अपने स्कूल की ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे स्कूल का ब्लैक बोर्ड, चौक, सभी एटम से बने हैं। इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। और सेकंड में बताया एटम इज इंडिविजिबल, विच मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जी हाँ, उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजिबल है, यानी कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इसके स्मॉलर पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स में। तो नंबर 3, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड सिमिलर इन मास। तो उन्होंने बताया कि जो भी एक गिवन एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, यानी कि जुड़वा होंगे, और उनका मास भी सिमिलर होगा, इक्वल होगा। और नंबर 4, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। तो हमने ऊपर बात की हाइड्रोजन की, जिसके अपने आइटम्स एक दूसरे से सेम सिमिलर होंगे, लेकिन अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपने एटम्स तो सेम होंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो वही उन्होंने बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के मास, उनके एटम्स के मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो आगे, हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन 2 लॉज। उनकी थ्योरी 2 लॉज पे बेस्ड थी, जो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले लॉ में ये था कि जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का, वो चेंज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। एटम्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे या बनेंगे नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमने जैसे दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया और उनका रिएक्शन किया, तो उनके जो मास होंगे वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, और एंड में दोनों का ही प्लस होगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे।
और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें दिया था कि एक एलिमेंट जितना कंबाइन कर सकता है वो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं कर सकता। और ये थी डाल्टन थ्योरी। अब आगे जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज लाई, और कुछ कुछ ने डाल्टन की थ्योरी को सही साबित किया और कुछ ने गलत साबित किया। चलिए देखते हैं उनको। तो उसके बाद आया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो ये थे सर जे थॉमसन, जिन्होंने डाल्टन के बाद अपना एटॉमिक मॉडल लाया, जिसमें उन्होंने बताया कि Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded on it. The negative and positive charges are equal, so the atom is electrically neutral. तो उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर का होता है, यानी कि उन्होंने बता दिया था कि एटम गोल होता है। ये बिल्कुल सही बात बताई। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी कर दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि एटम तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक गोल सा, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे उस पर एम्बेडेड होंगे, यानी कि रैंडमली उन पर दागे होंगे, है ना। तो सेकंड में उन्होंने बताया कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने ये बताया कि एटम का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो सेम होगा, सो जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो स्टेबल होगा। तो आगे आगे कहा उन्होंने कि propose the model of an atom as a watermelon. The positive charge in the atom is spread like red edible part. The electrons are embedded like seeds of watermelon. तो ये देखिए नीचे डायग्राम में हम समझ लेते हैं। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का, वो उन्होंने एक एटम को वाटरमेलन की तरह समझा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेड पार्ट की तरह होगा, जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का वैसे होगा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन के वैसे होंगे रैंडमली जहां मर्जी घूम रहे होंगे। और आगे और कुछ इनके मॉडल के ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ नहीं बहुत सारे थे, तो उनमें से कुछ हम देखेंगे। पहला था ही डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन सब के बारे में बता दिया, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने कि न्यूक्लियस एटम का होता भी है कि नहीं होता। तो आगे इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो एटम का सारा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर उन थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में ही नहीं कुछ बताया तो मास के बारे में क्या बता पाएंगे। वैसे भी ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है, न्यूक्लियस के बारे में तो हमें अब पता चला है, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास होता है, पहले कहाँ पता होता था। चलिए थर्ड पे था थॉमसन हैड फेल्ड टू एक्सप्लेन एनी डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली दागे होंगे, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कि स्टेबल होंगे, और अगर मूव करेंगे तो क्या उनका कोई डेफिनेट पाथ होगा कि ऐसे ही बस जैसे मर्जी घूम रहे होंगे। चलिए अब थॉमसन का मॉडल खत्म होता है और उसके बाद आएगा रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो एर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना अगला एटॉमिक मॉडल लाया। तो एर्नेस्ट रुदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged in an atom, so he designed an experiment for this. तो एर्नेस्ट रुदरफोर्ड जैसे कि मैंने बताया थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एटम में। उनको पता था कि उनके जो गुरुजी हैं थॉमसन सर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही उनके अरेंजमेंट के बारे में बताया, वो क्या कुछ डेफिनेट पोजीशन में होंगे या डेफिनेट पाथ होगा, कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने खुद इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाना चाहा। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ गोल्ड फॉयल, ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। तो उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो उन्होंने किया कि एक गोल्ड फॉयल ली उन्होंने बहुत ही ज्यादा पतली, उस पर उन्होंने फॉल दागने थे उनमें उस पे। तो उन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, क्योंकि वो
इतनी पतली लेयर चाहते थे, जितनी पतली हो सके उतनी पतली चाहते थे कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो गोल्ड फॉइल क्या थी, 1000 एटम्स थिक थी। जो गोल्ड फॉइल थी उसमें कम से कम 1000 एटम्स थे। और अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे। तो हेंस देयर मास वाज 4u। हमको पता है कि हीलियम का मास होता है 4 यूनिफाइंग 2 यूनिफाइंग मास। तो जब उनका चार्ज डबल कर दिया गया तो वो हो गया 4 यूनिफाइंग मास। तो उसके बाद ये था वो पूरा एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये था रेडिएशन सोर्स। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बीम जोर से शूट किया गया गोल्ड फॉइल पर। और ये देखिए एक स्क्रीन थी ऑब्जर्व करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं। तो देखिए कितने सारे तो पास ही हो गए, यहाँ से पास कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए यहाँ पे या कुछ यहाँ पे। और आगे देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या आई। तो ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट की, Rutherford observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil। जैसे कि हमने अभी देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर नहीं बहुत ही ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल गए बिना किसी रिफ्लेक्शन के। तो नंबर 2 पे उन्होंने बताया only few of them got deflected by small angles। तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, वो भी छोटे छोटे एंगल से, बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स। तो आगे नंबर 3 पे सरप्राइजिंगली ओनली 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड। यानी कि सरप्राइज, हर उन्होंने सिर्फ एक था अल्फा पार्टिकल, हर 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल था जो बिल्कुल स्ट्रेट वापस आया, बिल्कुल हेड ऑन हेड कोलाइजन करके किसी भी एटम से वो वापस आया सीधे वापस 180 डिग्री एंगल से। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन था। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। तो वो कंक्लूजन क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत ज़्यादातर स्पेस एक एटम की जो होती है वो एम्प्टी है। इसी की वजह से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें से ज़्यादातर सीधे पास कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी टच के। तो सेकंड में उन्होंने बताया वेरी फ्यू पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ थोड़े से पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए, तो ये शो करता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का उसने बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई की है। जैसे कि हमें पता है एक थ्योरी के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिबेल करेगा। तो वैसे ही हुआ। उन्होंने ये निकाला कंक्लूजन कि अगर वो रिबेल हुए हैं, चाहे बहुत थोड़े से डिफ्लेक्शन से ही हुए हैं, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं है। यानी कि थॉमसन का मॉडल थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन बहुत ही कम स्पेस में है। तो वो आधा सही हुआ आधा गलत हुआ। कि थॉमसन ने कहा था पूरा का पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आगे only a little amount of particles were deflected by an angle of 180 degree, जैसे कि मैंने बताया, indicating that positive charge and mass of atom are in a very small volume within the atom। जैसे कि पहले बताया कि कुछ ही एटम्स थे वो जो 180 डिग्री से पूरे के पूरे टर्न हुए, यानी कि वो पूरा हेड ऑन हेड कोलाइजन हुआ होगा, बिल्कुल सेंटर से लगे होंगे तभी वापिस आए ना। तो ये शो करता था कि जो एटम का पूरा पूरा मास है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में है, यानी कि बहुत ही कम स्पेस घेर रहा है पूरा का पूरा मास एटम का। तो आगे ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने कुछ और कंक्लूजन भी निकाले। वो ये थे देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम विच ही नेम्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी कर दी, जो कि थॉमसन ने बिल्कुल भी नहीं बताया था। ये रुदरफोर्ड ने बता दिया कि न्यूक्लियस भी होगा जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा और उसी में सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड में उन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो उन्होंने देखिए अब थॉमसन का उन्होंने एक और गलत कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन का थोड़ा सा उन्होंने सही किया, इलेक्ट्रॉन्स अब रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ऐसे घूमेंगे। नंबर 3 पे द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। जी हाँ,
कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा कंपैरिजन के एटम के। तो अब इतने सारे ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन के बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए। वैसे तो बहुत कुछ उन्होंने सही भी बताया, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे वो हम देखेंगे। तो the revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration, and charged particles radiate energy while accelerating. तो जैसे कि सबको पता है कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जैसे कि पता है अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं होंगे ना। तो उन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेट करता है, मूवमेंट करेगा, तो वो एक्सेलरेट भी करेगा, अपनी अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो जैसे कि सबको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक्सेलरेट करते करते अपनी वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते एनर्जी भी लूज करते हैं, यानी कि उनकी स्पीड कम होगी और उनका ऑर्बिट भी कम होता जाएगा। तो नीचे thus the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus। तो जैसे कि मैंने अब अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे तो वो लूज करते करते ऑर्बिट अपना छोटा करते जाएंगे और फाइनली एक टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जाके ये समा जाएंगे। ये बहुत ही कम टाइम में होगा, लेकिन ऐसा तो हमें पता है कुछ भी नहीं होता कि जितने मैटर्स हैं सभी एग्जिस्ट करते हैं और वो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, जैसे कि यहाँ लिखा है। अगर ऐसा है तो एटम्स हाईली अनस्टेबल होंगे, कि वो बिल्कुल भी स्टेबल ही नहीं होंगे और मैटर्स जो आज हम देख रहे हैं उस फॉर्म में नहीं होते जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं। जैसे टेबल है इतना हार्ड होता है, वो ऐसा नहीं होता ना अगर एटम्स उसके इतने स्ट्रांग ही नहीं होते। बट जैसे कि हमें पता है एटम स्टेबल होता है इलेक्ट्रिकली और अपने मास के हिसाब से भी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रुदरफोर्ड के मॉडल के, जो आगे चल के बहुत ही फायदेमंद होंगे दूसरे साइंटिस्ट के लिए। तो आगे देखते हैं। तो फिर आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये थे नील बोहर। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या लाया वो देखते हैं। In order to overcome objection raised against Rutherford's model of atom, Neil Bohr put forward the following suggestions about the model of an atom. तो नील बोहर जो स्टूडेंट थे एर्नेस्ट रूदरफोर्ड के, उनको बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनके जो गुरुजी हैं उन पे ऑब्जेक्शन लग रही है उनके मॉडल पे। तो नील बोहर ने क्या किया, वो अपने सजेशंस लेके आए, इतनी रिसर्च करके उन्होंने अपनी थ्योरीज निकाली। और वो थ्योरीज क्या थी, only a certain orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। तो उन्होंने ये थ्योरी निकाली कि हाँ रुदरफोर्ड का एक बात तो सही थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेशल ऑर्बिट्स जिनका नाम था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स उनमें रिवॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से सेकंड पार्ट में उन्होंने बताया while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जैसे कि हमने ड्रॉबैक्स में सीखा था रुदरफोर्ड के कि जब एक चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट यानी कि एनर्जी लूज करता है। तो अगर पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते, तो धीरे धीरे अपना ऑर्बिट छोटा करता जाएगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे बोहर ने सॉल्व कर दी। उन्होंने ये बता दिया कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो कि स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उन्होंने आगे चल के इनका और भी उन्होंने एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने ऑर्बिट्स को डिफाइन भी कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शेल्स हैं उन्होंने ऑर्बिट्स को शेल का नाम दिया था और वो एनर्जी लेवल्स भी थे, एनर्जी लेवल उनको कहा जाता था। तो जैसे ये देखिए ये है न्यूक्लियस और ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उन्होंने ऑर्बिट्स को एक स्पेशल नेम भी दे दिए, जैसे कि पहले वाले को के शेल, दूसरे वाले को एल शेल, तीसरे वाले को एम शेल और फाइनली चौथे वाले को एन शेल। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला भी निकाला था जो था 2n का स्क्वायर। उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एटम्स की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे। तो
ये थी पूरी की पूरी स्टोरी एटम्स के बारे में। इसके आगे भी काफ़ी सारे थ्योरीज, काफ़ी सारे मॉडल्स भी आए, लेकिन क्लास 9 में हमें सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे 10th में, +1 में, +2 में। तो एक चीज़ रह गई न्यूट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन सीख लिया, प्रोटॉन सीख लिया, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ पता किया ही नहीं। तो in 1932, James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and mass nearly equal to that of proton. It is present in nucleus of all atoms. तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में, जो कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था एटम का, जिसका कोई चार्ज नहीं होता और मास उसका इक्वल होता है प्रोटॉन से, और वो एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो ये सारी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। तो यही थी पूरी स्टोरी एटम्स की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।